हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो आपका 8th पेपर है शांति शिक्षा, आज मैं उसकी क्लास लेकर के आई हूँ। बहुत टाइम से इसकी नहीं हो पाई थी, बाकी तो क्लास आपकी होने लगी थी। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका व्यक्तित्व, और साथ साथ व्यक्तित्व के 5 शील गुण वहाँ पर बताए थे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2 से 3 बार। ठीक है, कंटिन्यू आपका 2-3 बार क्वेश्चन आया है। आज जो टॉपिक रहेगा वो हम शुरू करते हैं शांति अभिवृत्तियों से। ठीक है, शांति अभिवृत्तियाँ, जैसे अभिवृत्तियाँ वर्ड आया होगा तुरंत समझ में आएगा कि अभिवृत्ति क्या होता है। किसी भी सिचुएशन, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए और उस सिचुएशन में हम जब प्रतिक्रिया देते हैं तो जो व्यवहार करते हैं वही हमारी अभिवृत्ति होती है। यानी कि अभिवृत्ति व्यक्ति के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में किया जाने वाला व्यवहार ही क्या है, अभिवृत्ति होता है। और ये जो अभिवृत्ति होती है वो स्थायी नहीं होती, बल्कि कैसी है, परिवर्तनशील है, यानी कि बदलती रहती है। ठीक है, आगे आते हैं। शिक्षा के द्वारा हम किन किन अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि अगर हम विद्यालय स्तर पर या एक शिक्षक है तो वो शिक्षक बच्चों में किस किस अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकता है। मतलब अब आप एक तरीके से, जैसे अभिवृत्ति वर्ड आ रहा है तो समझिएगा क्या, व्यवहार। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर के शिक्षक या विद्यालय बच्चों को प्रोत्साहित करें। तो देखिए, शिक्षा के द्वारा विद्यालय स्तर पर हम विद्यार्थियों में निम्नलिखित अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कौन कौन सी अभिवृत्ति? सबसे पहले आ जाएगा सहनशीलता। सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे क्या है, जरा जरा सी बात पर क्या है, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, एकदम उग्र हो जाते हैं, चाहे वो टीचर से स्कूल में कुछ कहें या फिर घर पर भी पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, बच्चों में सबसे पहले क्या आनी चाहिए, सहनशीलता आनी चाहिए कि अगर डांट पड़ी है तो उसको वो सहन कर पाए। एकदम से नहीं कि अरे डांट पड़ रही है उधर से वो गुस्सा दिखा रही है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मतलब अपनी गलती भी एक्सेप्ट करना वो सीखे। ठीक है, तो सहनशीलता को हम वहाँ पर विद्यालय स्तर पर प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके बाद लिंग व जाति के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि जो जातिवाद हो गया, ऐसे ही लिंग के प्रति भेदभाव, ये सब बच्चे ना करें। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना बच्चों को कि पर्यावरण संरक्षित है तो मतलब पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो क्या लाभ होंगे, क्या हानियाँ होंगी। तो ये उनके व्यवहार में आने लगे कि वो भी वही काम करें, पर्यावरण को संरक्षित करें और दूसरों को भी जागरूक करें कि भाई पेड़ काटो मत। ठीक है, इस तरीके से, और जो भी प्रदूषण है वो ना करो, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व। समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है, यानी कि हम जिस समाज में रह रहे हैं हमें वहाँ रहने के लिए कौन से व्यवहार करने चाहिए। व्यवहार में आपका क्या है, नैतिकता जो आ जाएगी। ठीक है, नैतिक गुण आ जाएंगे, अनुचित व्यवहार नहीं। इसके बाद सहानुभूति, यानी कि दूसरों के प्रति क्या हो, सहानुभूति भी हो। जो भी हमारे सहपाठी हो गए स्कूल में, उनके प्रति भी क्या होनी चाहिए, सहानुभूति। ठीक, इसके बाद परिवर्तन को स्वीकार करने वाली शिक्षा, ये व्यवहार भी बच्चों में आ जाए कि मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि प्रकृति क्या है, जो परिवर्तन है वही प्रकृति का नियम है, यानी कि बदलाव प्रकृति में होता रहता है, तो उस बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता भी बच्चों में आनी चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके टॉपिक आदत पर कि आदत क्या होती है। जैसे ही आदत आया होगा, आधे से ज़्यादा लोग समझ गए होंगे कि आदत का मतलब यानी कि हैबिट, ये काम करने की मुझे आदत है, यानी कि मेरा वो व्यवहार है जिसको मैं बार बार क्या करता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, वही हमारी कहलाती है आदत। तो आदत एक ऐसा व्यवहार है या वह व्यवहार है जो इतनी अधिक बार हम दोहरा लेते हैं कि वो स्वचालित हो जाता है, यानी कि अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर उससे जुड़ा हुआ, जैसे हमारी कोई भी आदत आप अपनी ले सकते हैं, और अगर उससे जुड़ा हुआ कोई काम आ रहा है तो वो अपने आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जूते में फीते बांधना, आप भले ही टीवी देख रहे हैं या कुछ और भी किसी से बात भी कर रहे हैं, फिर भी क्या होगा, आप बात करते करते बांध लेंगे, आपको जूतों की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे आप अपना अगर बालों को मतलब कंघी कर रहे हैं तो वो भी आप आराम से करते रहेंगे, यानी कि हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। हाँ, हेयर स्टाइल बनाने में भले ही ध्यान देना पड़ेगा, बट ऐसे ही अगर आपको बाल अपने सही करने हैं तो कर लेंगे ना, स्वचालित है, आदत हो गई वो।
तो आदत है क्या? आदत वह व्यवहार होगा जो हम इतनी अधिक बार कर लेते हैं कि वो हमारे व्यवहार में स्वचालित ऑटोमेटिक अपने आप वो काम होने लगता है। आदत की विशेषताएं क्या क्या होंगी कि इसको अधिगम के द्वारा ये अर्जित की जा सकती है। अगर आप बार बार सीखेंगे, प्रयास करेंगे तो वो अर्जित हो जाएगी, हैबिट में आ जाएगा। बोलते भी है ना कि किसी भी कार्य को आप लगातार कई टाइम तक, जैसे 20 से 21 दिन का समय है, उसको बार बार आप सेम उसी टाइम पे वही काम करते रहो तो एक टाइम पे वो आदत में बन जाता है, हैबिट में। जैसे सुबह उठने की कुछ लोग को आदत होती है कि अब अलार्म बजे ना बजे आराम से वो सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाएंगे, ठीक है ना, नींद उनकी अपने आप ही खुल जाती है। तो वही है, जब आप डालोगे ना कुछ टाइम तक वही काम करते रहोगे, सुबह जल्दी उठते रहोगे तो अपने आप वो क्या होगी, आदत हो जाएगी, स्वयं आप उठने लगेंगे, यानी कि स्वचालित हो जाएगी, अपने आप वो काम होने लगेगा। स्वचालित होती है ये, ऑटोमेटिक होती है, किसी को ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ती है, अपने आप होती है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आदत संबंधी जो कार्य हैं उनमें एक रूपता होती है, यानी कि एक जैसे होंगे काम। ये नहीं कि आज जो आप जूते का फीता किसी और डिज़ाइन में बांध रहे हैं, कल आप किसी और तरीके से बांधेंगे, ठीक है ना। स्वचालित होगी और एक रूप होगी, यानी कि एक समान होगी, एक जैसी होगी। अरे, एक समान, क्लियर। इसके बाद जो काम है वो शीघ्र हो जाता है। भाई जो काम आपकी आदत में होगा तो वो फटाफट से होगा कि नहीं होगा, टाइम उस काम में नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य करने में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको कंघी करने का एग्जाम्पल दिया, या जूते के फीते बांधने का एग्जाम्पल दिया, या और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको ऐसे क्या हो गया, झाड़ू पोछा करना आदत हो जाती है ना ऐसे और भी चीज़ें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने डेली लाइफ की जुड़ी हुई चीज़ों से, तो जिनमें क्या है आपको अधिक ध्यान नहीं देना पड़ेगा, जिस चीज़ को आपको हैबिट है, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों को गेम खेलने की भी होती है, स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो भी आदत पड़ जाती है उनकी, ठीक है। कुछ भी काम कर रहे हैं, गाने की आदत होती है, गुनगुनाने की, तो वो चीज़ें, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आप उधर खाना बना रहे हैं तो मतलब ध्यान जो होता है वो खाना बनाने पर होता है, लेकिन आराम से आवाज़ आप किसी गाने को गुनगुनाते रहते हैं तो वो आदत होती है उस टाइम पे। आदत के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के, मतलब आदत में आपकी सबसे पहली जो आदत आ जाएगी वो आ जाएगी यांत्रिक आदतें। यांत्रिक आदत का मतलब होता है जिसमें आपका जो शरीर है वो गति करेगा, चाहे हाथ हो गए चाहे पैर हो गए, शारीरिक गतियों से संबंधित आदत होगी। तो जैसे आपका बटन लगाना हो गया, ठीक है, और भी काम हो जाएंगे, ठीक है, कंघी करना, फीते बांधना, और इस तरीके से आपका गुनगुनाना, ऐसे ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी यांत्रिक आदतों में, जहाँ पर क्या है हमारे हाथ पैर गति करेंगे। इसके बाद शारीरिक इच्छा संबंधी आदत, यानी कि आपके शरीर की नीड है, वहाँ पर शरीर को ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो आदत जिसमें आपका जैसे शराब पीना हो या सिगरेट पीना हो, या यानी कि शरीर की अभिलाषा से जुड़ी हुई आदतें पड़ी होती ना, जैसे सिगरेट है या शराब पीने की आदत है तो वो छूटती नहीं है, तो वो भले ही वो गंदी आदत है लेकिन आदत आपकी किस में आएगी, शारीरिक इच्छा से जुड़ी हुई आदतों में आ जाएगी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपकी नैतिक आदतें। नैतिक आदतें यानी कि आपकी जो नैतिकता से जुड़ी हुई होंगी, जैसे सत्य बोलना हो गया, ईमानदारी हो गई, ये आदर्शों से जुड़ी होगी, ठीक है। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के पैर छूना, जैसे आजकल आपने देखा है ना बहुत लोग जैसे पैर छूते हैं तो वो घुटने छूते हैं, पूरा पैर तक झुकते भी नहीं है, तो ये नैतिकता में, ये जो आदतें रहेंगी वो नैतिकता में आ जाएंगी, ठीक है। नाड़ी मंडल संबंधी जो आदतें हैं उसमें क्या क्या आएंगी, नाड़ी मंडल संबंधी का मतलब है कि संवेगों से जुड़ी हुई, संवेग के असंतुलन से जुड़ी हुई। अब ये वर्ड यहाँ डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए, कुछ लोग की आदत होती है ना कि आंसर दे रहे हैं तो अपने नाखूनों के साथ ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो आदत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बैठे हुए हैं, कोई भी टॉपिक चल रहा है बहुत सीरियस वाला, तो अपने नाखूनों को ही क्या है दांत से काट रहे हैं, ठीक है। बार बार कॉलर करने की आदत हो गई, बार बार पैर हिलाने की, बैठे हैं तो पैर हिलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी आदतें किस में आ जाएंगी, नाड़ी संबंधी आदतों में आ जाएंगी। भाषा संबंधी आदतें कौन सी होंगी, तो उच्चारण संबंधी हो सकती हैं, या किसी शब्द को रिपीट करने की आदत रहती है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना जिनका क्या होता है, तकिया कलाम होता है, कुछ ना कुछ उन्होंने बात बोली और उसी बात पे क्या हो गया, हर बात पे वो अपना एक ही चीज़ को रिपीट करते। जैसे कुछ लोग की सा बोलने की आदत होती है, अपने हर वर्ड के बाद में सा लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग का क्या है, अपना तकिया कलाम भी प्रयोग करते रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो आ जाएगी भाषा संबंधी आदत में। आदत का निवारण, अब भाई देखो अच्छी आदत पड़ी होगी तो उसको तो कोई नहीं निवारण करेगा, उसको तो कोई नहीं बदलना चाहेगा, बट बुरी आदतें पड़ी होंगी तो उनको ज़रूर हमें बदलना चाहिए, और बदलना चाहेगा
पाएगा भी व्यक्ति। तो हम ऐसा क्या काम करें कि उन आदतों से छुटकारा पा सकें। निवारण का मतलब है कि वो आदतों से छुटकारा पाना। तो कैसे पाएंगे? देखो, जब बुरी आदत पड़ती है ना, जैसे इसमें ऐसे अगर बच्चों की बात करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कोई भी आदत पड़ी हुई है, कोई बुरी आदत है उनकी, तो माता पिता को वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी बुरी आदत पड़ी है उसको हम शीघ्र से शीघ्र दूर करें। क्योंकि जितना आप अधिक समय देते रहोगे वो आदत क्या होगी, समय बीतने पर उतनी ही दृढ़ हो जाएगी। और ये आप लोगों पर भी है, या किसी को भी अगर कोई बुरी आदत लगी हुई है, जैसे मानो अगर किसी शराब पीने वाले को या सिगरेट पीने वाले को स्टार्टिंग में वो मजे मजे के लिए पी रहा है, धीरे धीरे अगर वो मतलब बहुत टाइम दे, वो सोचे कि मैं अरे चलो अभी पी रहा हूँ, बाद में छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, अगर ऐसे वो करता रहेगा तो एक बहुत टाइम आने के बाद क्या होगा कि वो इतनी दृढ़ हो जाए कि वो छोड़ कितना भी चाहे पर वो आदत उसकी छूटेगी नहीं। इसीलिए जितना हो सके शीघ्र से शीघ्र प्रयास करिए। तो मैंने मतलब सिगरेट या बीड़ी पीने वालों की बात करी, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ना जो अपशब्द प्रयोग करते हैं, बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सेम उनके साथ भी है कि गाली गलौज वगैरह करते हैं, तो वो भी सेम इसी प्रकार से आदत से छुटकारा पा सकते हैं। आदत क्या होती है? आदत का मतलब है उस चीज़ को रिपीट करना। आप रिपीट करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे एक टाइम पर क्या है, ये वो ख़त्म होने भी लगेगी। तो बालक में जब आदत की पुनरावृत्ति जो होती है उसको रोकने का प्रयास करें कि वो चीज़ वो काम दोहराए ना। इसके बाद कि वो किस कारण से उसमें आई है, किस कारण से वो आदत उसमें विकसित हो रही है, उस कारण को भी जानने का प्रयास करें। ये बच्चों के लेवल की बात हुई, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं चीज़ें वो बच्चों के स्तर की हैं, तो आप इसमें और भी पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभद्र भाषा वाला बोला था, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते थे कि जब कोई बच्चा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ पर भी क्या है, पेरेंट्स उस चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है, आगे आते हैं स्वभाव पर कि स्वभाव क्या होता है। तो स्वभाव भी हमारा आदत से ही जुड़ा हुआ है। आप ये को व्यवहार, आदत और हमारा स्वभाव तीनों समान है, ऐसा नहीं है। ऐसा व्यवहार जो क्या है बार बार किया जाता है, एक टाइम पर आकर आदत बन जाता है, और वही व्यवहार धीरे धीरे जब और दृढ़ हो जाएगा, यानी कि जब आदत को भी बहुत लंबा समय बीतेगा तो वो हमारा स्वभाव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्वभाव क्या है? व्यक्ति की जब कोई आदत उसके जीवन का हिस्सा बन जाती तो उसको हम स्वभाव कहते हैं। यानी कि लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य पहले तो आदत और उसके कुछ समय बाद क्या बन जाता है, व्यवहार, सॉरी, स्वभाव बन जाता है। हालांकि स्वभाव को जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वर्णित किया है वो जन्मजात वर्णन किया है, यानी कि जन्म से ही स्वभाव बच्चों में होता है। ठीक है, वही हमारा आगे चल के बना रहता है, बट फिर भी हम इस स्वभाव को क्या है, अर्जित भी कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता रहेगी कि बालक विषम परिस्थिति में जो प्रतिक्रिया करेगा वह स्वभाव पर ही निर्भर होगी। ठीक है ना, कि मान लो आप किसी ऐसी कंडीशन में पड़ गए हैं जहाँ पर आप पहले कभी भी नहीं पढ़े। ठीक है, कोई भी ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई जिसमें आप पहले कभी भी नहीं पढ़े थे, तो उस कंडीशन में आप जो भी प्रतिक्रिया देंगे वो आपके नेचर पर आधारित होगी। स्वभाव को हम नेचर भी बोल सकते हैं। मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ही ऐसे गुस्सैल वाले होते हैं कि वो उनका स्वभाव है। कुछ लोग बहुत ही विनम्र रहते हैं, कैसी भी कंडीशन आ जाए एकदम से परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। और कुछ लोग एकदम, तो वो क्या है, वो उनका स्वभाव है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, बालक की किसी क्रिया में रुचि अरुचि, यानी कि वो चीज़ उसको पसंद है नहीं पसंद है, ये उसकी आदत नहीं है, ये उसका स्वभाव है। आगे आते हैं, स्वभाव निर्धारण के तत्व क्या रहेंगे। तो वैसे तो हम स्वभाव को भी, जैसे मैंने आपको बताया, क्या है, जन्मजात होता है। ठीक है, जन्म से ही आएगा, लेकिन फिर भी हम स्वभाव को परिमार्जित कर सकते हैं। ठीक है, अर्जित कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आदत जो है उसको हम बदल सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन स्वभाव को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव अपरिवर्तित है, बदला नहीं जाएगा। स्वभाव निर्धारण में वही तत्व योगदान देंगे जो हमारे आदत के निर्माण में योगदान देते हैं। अगर हमें स्वभाव का निर्धारण करना है तो इसमें वही चीज़ें योगदान देंगी जो किसमें देती है, आदत के निर्माण में। सबसे पहला क्या है, संकल्प। अगर आपने संकल्प, जैसे आदत में भी होता है ना, संकल्प अगर आपने कर लिया कि मुझे रोज सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना है, तो जरूर आप में वो आदत आ जाएगी। इसके बाद अभ्यास, यानी कि प्रतिदिन 5 बजे उठना ही उठना है। अभ्यास भी, पुनरावृत्ति करना, अभ्यास, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति
नेक्स्ट है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का तो जीवन में बहुत ज़्यादा कमाल है। अगर आपसे बोलते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत, यानी कि आप मन से हार गए, आपकी इच्छा शक्ति ही हार गई, तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, इच्छा शक्ति भी कैसी होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। कि आपको सुबह उठना है, अब आप कह रहे हैं अरे हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। जब आप हमेशा निगेटिव रहोगे, अरे हम नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे अक्सर रहता है ना कि कोई सब्जेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, उस फिर तो आप उस चीज़ से बहुत दूर भाग जाए। यानी कि इच्छा शक्ति वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जैसे कोई पैरालाइज हो जाता है, मतलब चलने फिरने का वो प्रयास ना करे, उसने अपनी इच्छा से ही खुद को मान लिया, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, तो फिर क्या है, वो मन से हार गया। ठीक है। आगे आता है ध्यान, यानी कि उसी टॉपिक पर ध्यान देना, यानी कि जो भी हमें स्वभाव या आदत हम डाल रहे हैं उसी पर ध्यान। अब मान लो आपको सुबह उठना है, तो आप अगर ध्यान नहीं लगाएंगे कुछ टाइम तक, स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन, तब तक फिर क्या है, वो फिर आदत नहीं पड़ेगी हमारी। ऐसी क्रियाशीलता, यानी कि उसके लिए तत्पर रहें, और निरंतरता, यानी कि रेगुलरिटी भी रहनी चाहिए, प्रतिदिन सेम। ये नहीं कि पहले 10 दिन किया, फिर 20 दिन का गैप कर दिया, फिर 10 दिन किया, तो फिर वो नहीं आएगा। तो निरंतरता भी जो स्वभाव है उसके निर्धारण में योगदान देगी। नेक्स्ट है आत्म स्व जागरूकता। या तो आत्म जागरूकता आ जाएगी या फिर क्या आ जाएगी, स्व जागरूकता। ये 2020 में पूछी गई थी, और मैं आपको इसी शब्द से समझा देती हूँ कि आत्म या स्व मीन्स होता क्या है, यानी कि अपने प्रति। अपने प्रति कैसा रहना, जागरूक रहना, वही क्या होगा, स्व जागरूकता। यानी कि एक व्यक्ति का स्वयं के प्रति जागरूक रहना, अपने व्यवहार के प्रति, कि मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, इस परिस्थिति में ये व्यवहार किया, अच्छा मैंने वहाँ पर वो व्यवहार किया था तो मेरी वहाँ पर ये गलती थी। यानी कि वो अपने पर फोकस कर रहा है, अपने व्यवहार के प्रति जागरूक है, खुद की क्रियाकलापों के प्रति उसका फोकस रहता है, वही क्या होती है, आत्म जागरूकता या फिर स्व जागरूकता। इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, किसी व्यक्ति को उसके चरित्र, भावनाओं, इच्छाओं का पूर्ण ज्ञान होना। यानी कि खुद के क्रियाकलापों का, खुद की एक्टिविटी का, जो भी वो चीज़ें कर रहा है, खुद के कैरेक्टर का, हर चीज़ का उसको ज्ञान होना। अर्थात हम बोल सकते हैं कि स्वयं की किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित रहता है उसका, यानी कि स्वयं के प्रति कैसा रहता है, वो जागरूक रहता है अपनी चीज़ों के प्रति। मान लीजिए उससे कोई गलती हो गई तो वो जागरूक है, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा जो जागरूक रहेगा अपने प्रति। हाँ मैंने यहाँ पर गलती की थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने अनुचित व्यवहार किया था, तो वो आ जाएगा आपका स्व जागरूकता में। आत्म जागरूकता का महत्व क्या क्या है, तो आत्म जागरूकता का महत्व रहेगा कि व्यक्ति को उसकी कमजोरी व ताकत का पहचान रहती है। ठीक है। अच्छा, आत्म जागरूकता का महत्व, ठीक है, तो आत्म जागरूकता का महत्व से तात्पर्य है कि हम आत्म जागरूकता को जब विकसित करेंगे तो उससे क्या क्या लाभ होने वाले, क्या उद्देश्य रहेगा किसी भी व्यक्ति के प्रति स्व जागरूकता को उत्पन्न करने का। तो पहला उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी व्यक्ति होगा उसको क्या होगा, उसकी कमजोरी व ताकत की पहचान होती रहेगी। जब आप खुद के प्रति जागरूक होंगे तो आपको पता होगा ना कि मेरी कहाँ पे मैं ज़्यादा मजबूत हूँ, कहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, तो इन चीज़ों का भी उसको ज्ञान होता रहेगा। ठीक है। स्वयं की गलतियों से परिचित कराना, यानी कि वो कहाँ पर गलत है, ये चीज़ें भी जब वो स्व जागरूक हो जाएगा तो सीधी सी बात है, तुरंत पहचान लेगा कि भाई मैं यहाँ पर गलत था या यहाँ पर मैं गलत थी। ठीक है। चलिए, इसके बाद स्वयं के अधिगम को दिशा निर्देशित कर सकता है अपने आप। जो भी अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं, यहाँ पर मेरे जो पढ़ाई का दिनचर्या है उसमें मुझे यहाँ बदलाव करना चाहिए, ये टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, इस टाइम पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो अपनी अधिगम को भी क्या होगा, दिशा निर्देशित करेगा। ये नहीं कि कोई और उसको बता रहा है भाई आप सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे पढ़िएगा, फिर शाम को 10 बजे बैठ के पढ़िए ना, वो खुद अपने आप ही वो क्या होगा, अपनी पढ़ाई को, अपने अधिगम को निर्देशित करेगा। ठीक है। सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वो ध्यान देगा। ये नहीं कि मतलब खुद पढ़ाई ना करो, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने आपको पढ़ा दिया, ट्यूशन भी अगर आप कहीं ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी अगर आप बैच ले रहे हैं और आप मान लीजिए कि वो बैच वाले आपका बेड़ा पार करा दे, वो टीचर्स आपका बेड़ा पार करा दे, तो वो कराएंगे तब जब आप खुद भी पढ़ेंगे। ठीक है। खुद अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, उनके पढ़ाने से क्या होगा,
वो पढ़ा के वो समझा के आपको चले जाएंगे, उसके बाद आपको वो चीज़ रिवीजन करनी होगी, लर्न करनी होगी, तभी तो तैयार होती हैं। तो ऐसे वो अपने आप को भी निर्देशित करता रहेगा। दूसरे की भावनाओं को समझने की समझ भी उसमें क्या है, विकसित हो जाएगी। जब स्व जागरूक होगे, आपको पता होगा कि अगर इस कंडीशन में मैं हूँ तो मुझ पे ये फ़र्क पड़ा या मेरे साथ ऐसा हुआ, तो दूसरे के प्रति भी आप जागरूक रहेंगे, उसकी भी स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी भी स्थिति को समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इसका महत्व रहेगा। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है आपका संबंधों की अंतर व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, और शेयर करते रहिए क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।